अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर की 3 में पॉइंट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओzymandias। आपके सामने स्क्रीन पे स्लाइड बिटना शो हो रही है। मैं इसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे कि पोइट का जो नाम है, पूरा नाम इनका है पर्सी बाय शैली। लोग शैली कहते हैं लेकिन पढ़ने में ये शैली है। ये मेल है और इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ भी आगे मेंशन है 4 अगस्त 1792 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और 8 जुलाई 1822 जो है 22 इनकी डेट ऑफ डेथ है। और ये इंग्लैंड के अंदर पैदा हुए और ये एक एथियस्ट हैं। एथियस्ट उनको कहा जाता है जो खुदा पे बिलीव नहीं करते। ये पोइट भी हैं, क्रिटिक भी हैं, फिलोसफर भी हैं। उन्होंने ये जो पोइम है जो आज हमने पढ़नी है 1817 को इन्होंने कंप्लीट की थी और 1818 में ये पब्लिश हुई थी। अब पोइम और टाइटल के बारे में पढ़ते कि हमने इसमें डिस्कस क्या करना है। ये जो नाम है ओzymandias, ये बेसिकली जो है एक इजिप्शियन फ़ेराओ का है। अब इजिप्ट बोलते हैं मिस्र को, और मिस्र के हर बादशाह को उस ज़माने में फ़ेराओन ही कहते थे। तो ये भी एक फ़ेराओन का बादशाह ही था। उसका असल नाम था रामेसेस सेकंड। तो उसका वो रामेसेस सेकंड जो है, ये असल नाम है बादशाह का। ये अपने आप को जो है ओzymandias के नाम से जो है जो पहले पहचाना जाता था। ये इस नाम को जो है ये कहलवाना पसंद करता था क्योंकि इस नाम का मतलब क्या है, ग्रीक वर्ड से कि इन वर्ड्स का मतलब भी टू रूल है, टू रूल टू ब्रीद, कि जो है मतलब हर जगह पे जो हुकूमत करना। ये बहुत मगरूर बादशाह था और उसने बड़े बड़े अपने मुजस्मे बनवाए हुए थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई हुई थी। तो अपनी ताकत का इजहार करता था, कहता कि मेरे जैसा कोई ताकतवर है ही नहीं है। बहुत ही हॉटी था, बहुत ही मगरूर था ये। और ये 1279 टू 1213 BC जो है कबल मसीह उस ज़माने का जो है ये बादशाह है। और इसने आज जो हमने पोइम पढ़नी है, इस पोइम में भी इसके एक स्टेचू के बारे में डिस्कस किया जाएगा जो कि ओरिजिनली जो है 57 फीट हाई था और कबल मसीह बनवाया गया था। और रिसेंटली जो है ये 1820 को ये मिस्र के अंदर ही डिस्कवर हुआ है, एक रेगिस्तान में मिला है। अब पोइम के बारे में बात करते हैं, मज़ीद फिर उनके बारे में पोइम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पोइम बेसिकली एक सोनेट है। सोनेट बोलते हैं कोई भी 14 लाइन की पोइम को सोनेट कहते हैं। इस पोइम के अंदर जो ओzymandias जो है किंग है, उसके स्टेचू की जो बाकियात हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वो बादशाह ओzymandias जो बहुत वीन, बहुत प्राउड किंग था, उसने दावा किया था, क्लेम किया था कि मैं बादशाहों का भी बादशाह हूँ, मेरे जैसा कोई बादशाह है ही नहीं है। लेकिन वक़्त जो है वो किसी को भी नहीं छोड़ता। इंसान जो है बुढ़ापा इंसान पर आके रहता है, तो वक़्त सभी का सेम नहीं रहता। तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। आज कई साल जो है, कई 100 साल इसको हो चुके, तकरीबन 32-32 साल इसको हो चुके। मरने के बाद इसका स्टेचू रेगिस्तान में जो है वो पड़ा हुआ था। और लेकिन इसमें हमें ये सबक मिलता है कि कोई भी चीज़ जो है वो इम्पोर्टल नहीं है, हर चीज़ में मरना है और मौत जो है वो एक ग्रेट लेवलर है। ये बेसिकली इस पोइम का इंट्रोडक्शन है। हम पोइम की टेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। पेज नंबर जो है हमारा 68 है, पोइम नंबर 8 है। स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट। आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड। आई से मेरा पोइट है, शायर है। वो कहता है कि मेरी एक मुसाफिर से मुलाकात हुई। वो एंटिक लैंड एक कदीम सरजमीन से आया था। एंटिक मीन एंशिएंट, कदीम। हु सेड, उसने कहा, मतलब मुसाफिर इसको कहानी सुनाता है और ये आगे हमें सुनाता है। मुसाफिर कहता है टू वास्ट, दो बड़ी बड़ी and trunkless legs of stone stand in the desert। ट्रंकलेस का मतलब बगैर दड़ के। अब मुसाफिर ने इसको बताया कि पत्थर की तो बड़ी बड़ी बगैर दड़ के जो टांगे हैं वो सहरा में खड़ी हैं। नियर देम, उनके पास, ऑन द सैंड, रेत पर, हाफ सम अ शैटर्ड विजेज। विजेज का मतलब चेहरा और शैटर्ड का मतलब ब्रोकन, टूट फूट का शिकार। और मुसाफिर बताता है कि उन टांगों के पास जो है टूट फूट का शिकार जो चेहरा है वो आधा रेत के अंदर गर्क है, आधा नहीं है, वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। सामने की पिक्चर भी स्लाइड में आपको दिख रही होगी। Whose frown and wrinkle lip। फ्रॉन का मतलब उसके चेहरे पे त्यूरी, मतलब गुस्से का इजहार, एंड wrinkle lip उसके शकमददा होंठ। स्नीयर ऑफ कोल्ड कमेंट। स्नीयर का मतलब हकारत और कोल्ड कमेंट, कमेंट का मतलब ये भी हुक्म या अंदाज। अब उसका हकारत बरा जो है वो बेरहम तहमकाना अंदाज, हुक्म या जो अंदाज है उसकी हर चीज़ उसके चेहरे के ऊपर से जाहिर हो रही है। तो मतलब पोइट हमें ये बताना चाह रहा है कि उसके चेहरे से गुस्से का इजहार, उसके होंठ कैसे, एवरीथिंग उसके चेहरे से अभी भी जाहिर हो रही है, अभी पता चल रहा है। स्टेचू के जरिए एहसास हो रहा है कि वो इंसान किस तरह का था। टेल दैट, ये पता चल रहा है कि इट्स स्कल्प्टर। स्कल्प्टर बोलते हैं मुजस्मा साज, मुजस्मा बनाने वाले को, इंग्लिश में इमेज मेकर। वेल दो स्पेशल वर्ड
उसने उन जज्बात को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, विच येट सर्वाइव, जो अभी तक मौजूद हैं। स्टेप ऑन दिस लाइफलेस थिंग्स, इस बेजान चीज़ पे स्टैम्प हो चुके हैं, नक्श हो चुके हैं। अब इन लाइनों के अंदर जो शायर है वो मुजस्मा साज की तारीफ कर रहा है। तो कहता है कि उसने ऐसा कमाल का काम कर दिया, इतना जो है वो जज्बे के साथ उसका मुजस्मा बना दिया कि आज भी जो है बादशाह का वही अंदाज, हुक्म देने का, जुल्म करने का बेरहम अंदाज, चेहरा उसका, हर तासुर उसके चेहरे से आज भी नज़र आ रहा है। मुजस्मा साज ने हर तासुर उसके चेहरे में डाल दिया, ये उसकी तारीफ़ कर रहा है। तो ये वाकई कुछ लोग अपना काम बहुत कमाल का कर जाते हैं। इसके बारे में जो है मैं थोड़ा सा रेफरेंस भी देता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा जो है एक स्कल्पटर गुजरा है, उसका नाम था माइकल एंजलो। उसने 16वीं सदी में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मुजस्मा बनाया था। और वो उसके बारे में कहा जाता है कि जब वो मुजस्मा बनाता था तो कई कई दिन मुजस्मे ही बनाए जा रहा, खाना पीना कुछ याद ही नहीं, काम में इतना मगन होता था। तो कभी जो है वो बनाते बनाते पाँव उसका किसी जगह पे है तो उसी पे जगह जगह पे जो है पाँव उठाना तो मांस भी साथ में, पाँव जो है वो ज़मीन के साथ चिपकाना वो भी उतर जाना, इतना जो है काम में मगन होता कई कई दिन। तो जब उसने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो है मुजस्मा बना लिया है, मैं उसकी स्लाइड भी आपको मैं जो है वो शो करूँगा यहाँ पे। तो मुजस्मा बनाने के बाद वो खुद जो है वो परेशान हो गया कि ये रियल है या मुजस्मा है। वो मुजस्मे को कहने लगा तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, उससे लगा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है। वो गुस्से की हालत में उसने हथौड़ा पाँव में मारा कि भी ये बोल के नहीं रहा, पाँव तोड़ दिया। तो लोगों ने उसको साइड पे लेके गए, लोगों ने कहा पागल हो गया। तो उसको जो है वो मतलब मुजस्मा खुद के बनाए हुए में और रियलिटी में फ़र्क ख़त्म, ये बनाने का कमाल है, ये वाकई रियलिटी में उसने ये चीज़ बनाई थी। तो इसने भी ऐसा कमाल किया। तो शायर जो है वो तारीफ़ कर रहा है कि उसने हर चीज़ जो है वो उसने बनाने वाले ने उस पर बनाई है, तो हर चीज़ उसके ऊपर से जो है वो जाहिर हो रही है। द हैंड दैट मॉक्ड हिम, वो उसका हाथ जो नौजवानों का, जो दूसरों को जो है वो मजाक उड़ाया करता था। मॉक मीन मजाक उड़ाना, तमस्कर उड़ाना। द हार्ट दैट फेल्ट, वो दिल जो है जो उनको जो है तकलीफ देता था। फेट का मतलब ऐसे परवरिश करना, खाना खिलाना, इस तरह के काम जो वो किया करता था, आज वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड अपीयर, और उसने जो अपना मुजस्मा था ना, उसका जो पेडेस्टल था, उसका जो मेन जो है नीचे वाला बेस था, उस पर ये अल्फाज लिखवाए हुए थे। ये अल्फाज लिखे हुए थे कौन से, ये भी आप स्लाइड में देख सकते हैं। माई नेम इज़ ओज़िमेंटियस किंग ऑफ किंग, मेरा नाम ओज़िमेंटियस है, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। लुक ऑन माई वॉक्स, मेरे कारनामों को देखो। वॉक्स में अचीवमेंट, उसके कारनामे। ये माइटी एंड डिस्पेयर, ए ताकतवर लोगों और मायूस हो जाओ कि मैंने क्या कर दिया, क्योंकि मैंने बताया था बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इसने जो अपने ज़माने में बनवाई थी। तो बड़ा मगरूर था ये। नथिंग डिसाइड रिमेन, बाद में क्या हुआ, मरने के बाद इसके मुजस्मे के पास कोई कुछ भी चीज़ नहीं बाकी बची। राउंड द डिके, डिके मीन जवाल ना डिक्लाइन, उस जवाल आए हुए जो है तबाहशुदा जो है ऑफ द क्लोजल रैक, क्लोजल का मतलब बहुत बड़ा जो है और रैक का मतलब वो ढांचा, उस तबाहशुदा जो है बहुत बड़े ढांचे के इर्द गिर्द बाउंडलेस एंड बेयर, एक वसी और एक वीरान जो है मैदान, बेयर का मतलब खाली, वीरान बंजर। द लोन सुनसान एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, और रेत का सहरा दूर दूर तक फैला हुआ है। अब शायद कहता है आज उसका कोई नाम भी लेने वाला नहीं है। आज उसका जो है वो मुजस्मा एक वीरान जो है वो रेगिस्तान में, जहाँ पे आप जाओ दूर दूर तक वो रेत के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो बिल्कुल अकेला उसका मुजस्मा वहाँ पे पड़ा हुआ है। अब इस पोई में पूरी में वो बताना ये चाह रहा है, स्टार्टिंग में पहले वाले स्टेंजा के अंदर जो है शायर ने मुजस्मा साज की तारीफ़ की है कि उसने हर पैशन को बादशाह के उसके चेहरे पे, उसके बॉडी पे जो वो इनग्रेव कर दिया, कंधा कर दिया कि वो आज भी वो चीज़ दिख रही है। मैंने एग्जांपल दिया आपको इसकी भी एक। और बादशाह बड़ा मगरूर था, उसको बड़ा फ़ख्र था। तो आपने ये सुना ही हुआ है कि प्राइड है द फॉल, क्रूर का सर नीचे ही होता है। तो इसका भी ऐसा ही हुआ ये कि ये भी ये असल में वही बादशाह है, इसकी भी डेट एग्जैक्ट वही है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अपनी फ़िरौन सुना हुआ है। कि उसको भी बहुत गरूर था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेके दरिया नील को अबूर कर रहे थे तो उन्होंने अपना मसा जो है वो अपना असा मारा, तो जो है वो दरिया नील दो टुकड़ों में बढ़ गया, मतलब दरिया में रास्ता बन गया था। तो हज़रत मूसा अपनी कौम को ले गए थे, तो ये भी उस रास्ते से पीछे जाने लगा। तो अल्लाह ताला ने क्या कर दिया कि पानी का रास्ता जो है वो दोबारा चला दिया, मेन रास्ता ख़त्म कर दिया। कुरान में जो है ये मेंशन है कि फ़िरौन जो है इसने तब जो है वो माफ़ी मांगी कि मैं जो है वो हज़रत मूसा के खुदा पे ही मान लाता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि मैं जो है इसकी बॉडी को मैंने हमेशा के लिए जो है प्रिजर्व कर लिया, महफूज कर लिया। ये जो है वो एक निशानी है मेरी ये कि जो गरूर करते हैं उनके लिए। तो इसकी बॉडी, डेड बॉडी जो है ये वाकई जो है बाद में मिली थी। इसकी भी जो स्लाइड में है, इसके बाद जो है आपको ये आपके सामने स्लाइड मेंशन मैंने की हुई है कि मिस्र के अंदर इसकी जो है वो डेड बॉडी मिली थी 1898 के अंदर, रेड सी के अंदर।
तो इनको जो है मिस्र में जो है कायरा जो है उसके म्यूज़ियम में मम्मी बना के वहाँ पे रख दिया गया है। तो आमतौर पर जो पुरानी डेड बॉडीज़ मम्मीज़ होती हैं उनको मसाला लगा के रखना पड़ता है। अब इसकी डेड बॉडी को मसाला भी इतना नहीं लगाया गया, उसके बावजूद भी ये बिल्कुल ठीक ठाक उसी हालत में है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने वादा किया हुआ है कि मैं इसकी लाश को एंड तक महफूज करूँगा, तो इसको एक जो है वो अंजाम बनाऊँगा। ये गुरूर करता था, तो जो गुरूर करता है उसके साथ फिर अल्लाह ताला ऐसा ही करता है। तो उस टाइम ये नहीं माना, तो आज जो है तो इसका नाम लेना तो दूर की बात, इसने तो अपना मुजस्समा बनाया होता, तो उसका मुजस्समा भी वहाँ पे रेगिस्तान में वैसे ही पड़ा हुआ है। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं तो उनको तो हर बंदे हर जगह पे याद कर रहा उनको अल्लाह को भी याद कर रहा होता है, और अल्लाह के नेक बंदों को भी इंसान कभी नहीं भूलता। लेकिन इसको जो है कोई भी अभी याद नहीं रखा, किसी ने भी याद नहीं रखा। तो ये इसका जो है अंजाम जो है बेसिकली बताया गया, किस तरीके से जो है वो इसको जिल्लो ख़ार किया गया। अब एक और चीज़ बड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसकी राइम स्कीम की। ये भी मैं स्लाइड की शक्ल में जो है ये मेंशन कर जो है मैंने सामने की हुई है बुक में। तो इसकी जो राइम स्कीम है, राइम स्कीम मैंने पिछले लेसन में भी डिस्कस की है। वो क्या है, अब लैंड फर्स्ट लेटर जो उसकी ए है, स्टोन जो वर्ड सेम मतलब हम आवाज़ अल्फाज के ज़रिए राइम स्कीम बनती है। तो स्टोन की पहले वाले से नहीं मिल रही तो उसकी बी होगी। तीसरी सैंड, सैंड और लैंड पहले वाली लाइन मिल रही है, जो लाइन सेम मिल रही है उसकी सेम राइम स्कीम होगी। अब लैंड की ए थी तो सैंड की भी ए होगी। चौथी लाइन फ्रॉन, फ्रोन और स्टोन आपस में मिल रहा है तो स्टोन की बी थी और फ्रोन की भी बी, तो पहली 4 लाइन होगी ए बी, ऐसे चलनी है आगे। नेक्स्ट वर्ड है कमांड, ये कमांड नहीं है कमांड है। अब कमांड और लैंड पहला लफ्ज़ मिल रहा है, तो अब लैंड की ए थी तो कमांड की भी ए होगी। तो नेक्स्ट है वर्ड रेड। तो अब रेड ये पांचों में से किसी भी लफ्ज़ से ऊपर वाले से नहीं मिल रहा, जो नहीं मिलता तो उसकी राइम स्कीम आगे बढ़ाएंगे, तो इसकी जो है वो सी होगी। आगे थिंग्स, थिंग्स भी किसी से नहीं मिल रहा तो उसकी डी होगी। नेक्स्ट लाइन नंबर 8 है उसकी है फेड। अब फेड जो है ये पीछे लाइन नंबर 6 रेड से मिल रहा है, फेड और रेड सेम है, तो रेड की राइम स्कीम सी थी तो फेड की भी सी होगी। उसके बाद जो है लाइन नंबर 9 अपेयर, अपेयर किसी से नहीं मिल रहा ऊपर, तो अपेयर की हम डी के बाद ई करेंगे। और उसके बाद किंग्स, किंग्स जो है ये लाइन नंबर 10 जो है ये लाइन नंबर 7 से मिल रही है। थिंग्स और किंग्स, थिंग्स की डी थी इसलिए लाइन नंबर 10 किंग्स, इसकी भी राइम स्कीम डी होगी। नेक्स्ट है डिस्पेयर, डिस्पेयर किसी से नहीं मिल रहा, इसकी होगी डिस्पेयर मिल रहा है ऊपर लाइन नंबर 9 से, अपेयर से, डिस्पेयर और अपेयर इसकी ई होगी। और नेक्स्ट वर्ड है लाइन नंबर 12 है डिके, डिके किसी से नहीं मिल रहा है, इसकी एफ है। और बेयर, बेयर जो है ये लाइन नंबर जो है वो 11 से ये भी मिल रहा है, डिस्पेयर बेयर इसकी भी ई होगी। और लास्ट है लाइन 14 अवे, अवे मिल रहा है डिके 12 से, उसकी एफ होगी। इस तरह की राइम स्कीम होती है, तो उसकी पूरी की राइम स्कीम बनी ए बी ए सी और डी सी ई डी ई एफ और ई एफ, ये इसकी जो है वो राइम स्कीम बनती है। तो अगर इसकी एक्सरसाइज की तरफ आए बेटा, तो एक्सरसाइज जो है वो भी हमने इसकी डिस्कस जो है वो करनी ही है। तो एक्सरसाइज में आपको कोई भी इशू हो, किस तरह का प्रॉब्लम हो, मैं इसकी जो है नोट्स वगैरह जो है नेक्स्ट स्लाइड में शो कर दूंगा, तो आप वो नोट्स से कंसल्ट कर सकते हैं, मैं उसकी रीडिंग भी इंशाल्लाह कर दूंगा। थैंक यू।